प्रिय विद्यार्थियों, समाज कार्य एक ऐसा अनुशासन है, ऐसी डिसिप्लिन है जो मूल रूप से अभ्यास पर आधारित पेशे के रूप में जानी जाती है। भारत में सेवा कार्य कोई आज की देन नहीं है, बल्कि प्राचीन समय से ही यहाँ के लोगों के दिमाग में किसी न किसी रूप में उन लोगों की सेवा करने की सोच रही है जो अनेक समस्याओं से पीड़ित हैं या ग्रसित हैं। जब हम समाज कार्य को सेवा के कार्य से जोड़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि आखिर इस समाज सेवा का विचार कहाँ से विकसित हुआ, कहाँ इसका उद्भव हुआ और फिर किस तरह से पूरे विश्व में एक सेवा कार्य व्यवसाय के रूप में, एक सेवा कार्य शिक्षा के साथ अनुशासन के रूप में विकसित हुआ। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि समाज कार्य का उद्भव अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड में कैसे हुआ। जब हम उद्भव की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य नजर आता है उसी के आधार पर हम अपनी कल्पना रूपी घोड़ों को दौड़ाएं और भूतकाल तक ले जाएं कि भूतकाल में ये स्थिति रही होगी। उसी के आधार पर धीरे धीरे आज वर्तमान का ये रूप हमारे सामने उभर कर आ रहा है। तो आज जो हमारा विषय है वो यूरोप, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इंग्लैंड में समाज कार्य का उद्भव कैसे हुआ, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इंग्लैंड में समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास देखेंगे और उसके पश्चात अमेरिका में समाज कार्य किस स्तर पर विकसित हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। तो जब हम बात करते हैं समाज कार्य की, तो समाज कार्य एक व्यावसायिक विद्या उपागम है। जब हम कहते हैं व्यावसायिक तो इसका मतलब सीधा पेशा है, इसका सीधा अर्थ प्रोफेशन है और साथ में यह एजुकेशन भी है, जिसका अभ्यास विभिन्न देशों में किया जा रहा है। समाज कार्य के अंतर्गत समाज के कमजोर लोगों, विकलांग एवं दीन दुखियों की सहायता प्रत्येक समाज में की जाती रही है। समाज कार्य की एक व्यवसाय के रूप में विविधतापूर्ण भूमिका है। सामाजिक कार्यकर्ता सरकारी, गैर सरकारी, निजी एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजित होकर कार्य कर रहे हैं। अर्थात जो सोशल वर्क से जुड़े हुए लोग हैं वे इसको एक पेशा मानते हैं, इसको एक प्रोफेशन मानते हैं और अभ्यास के आधार पर वे इस पेशे से जुड़ जाते हैं। और जब हम कहते हैं अभ्यास यानी प्रैक्टिस, यह प्रैक्टिस एप्लाइड रूप में या व्यावहारिक रूप में होती है और जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है अर्थात जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है उसकी शिक्षा के साथ जुड़ाव है। अर्थात जब किसी महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में वो शिक्षा प्राप्त करते हैं तो पहला उनका परिप्रेक्ष्य होता है सैद्धांतिक, अर्थात उन सारी बातों को जानकारी में लेना, अपने ज्ञान में वृद्धि करना और साथ में जब उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो उसको व्यवहार में लाना है। यानी उस समस्या को जिसके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में हम उसके कारणों को जानते हैं, अब उसका एप्लाइड एस्पेक्ट होगा सेवा के रूप में। तो यह कार्य अति प्राचीन समय से, और हम कहें जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ उस समय से ही मनुष्य के मस्तिष्क में यह भाव रहा है कि मुझे उन लोगों की जो किसी न किसी कारण से पीड़ित हैं, दुखी हैं, समस्या से ग्रसित हैं, उनकी सेवा करनी है। तो यह जो कार्य है यह सेवा कार्य पेशे के रूप में अभ्यास पर आधारित अनुशासन के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक रूप से तो समाज कार्य व्यवसाय का विकास इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों में हुआ, किंतु वर्तमान में इसका विस्तार एक व्यवसाय के रूप में सभी महाद्वीपों में हो चुका है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता लोगों की समस्याओं का समाधान कार्य के मूल्यों, सिद्धांतों एवं ज्ञान के आधार पर कर रहे हैं। समाज कार्य की दार्शनिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समाज कार्य सेवाओं को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। इसके आधार पर ही कार्य की विभिन्न समाज कार्य की विभिन्न कार्य प्रणालियों का विकास हुआ, जिसके माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यानी जब कभी वो सेवा देने की सोच मस्तिष्क में आती है तो उसके पीछे पूरी एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है और उस दर्शन के साथ मूल्य जुड़ा हुआ है।
वैल्यूज कहते हैं जिसको हम, तो वैल्यूज बेस्ड फिलोसॉफी के द्वारा लोगों के मस्तिष्क में ये भाव आता है, उनके मस्तिष्क में ये विचार विकसित होता है कि हमें दीन दुखियों की, उन पीड़ित लोगों की सेवाएं करनी हैं। और कहते हैं ये प्रारंभिक जो दौर था वो इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ, इंग्लैंड के पश्चात अमेरिका से, और फिर यूरोप और उनके साथ अन्य विश्व के देशों में इसका प्रसार हुआ। और आज लगभग विश्व के सभी राष्ट्र किसी न किसी रूप में उन लोगों को सेवाएं दे रहे हैं जिनको सेवाओं की आवश्यकता है। जब हम इंग्लैंड में ऐतिहासिक उद्भव को देखते हैं तो हम कहते हैं विश्व के लगभग प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो अत्यधिक निर्धन और निराश्रयी होते हैं। प्रत्येक समाज अपने निर्धन, वृद्ध तथा मंद बुद्धि सदस्यों को सामाजिक व आर्थिक मदद प्रदान करता आया है, क्योंकि मनुष्य के लिए हमेशा किसी न किसी रूप में सेवा करने की सोच रखता है। महान समाजशास्त्री मार्टिन लूथर ने 1520 में दान देने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की बात कही। इन्होंने विशेष कोष स्थापित किए जाने पर जोर दिया। सन 1925 में उल्रिच ज्विंगली ने इसी प्रकार की अपील की थी। फिर उसके पश्चात फ्रांस में फादर विंसेंट डी पॉल ने इस संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया। फादर विंसेंट से प्रभावित होकर अन्य देशों में कई प्रकार की सहायता कार्यक्रम एवं कोषों का निर्माण किया गया। चांसलर बिस्मार्क ने 18वीं शताब्दी में जर्मनी में अनेक सुधार कार्यक्रम चलाए। इन सभी सुधारों के परिणाम स्वरूप समाज कार्य के विकास को प्रोत्साहन मिला। तो जब हम बात करते हैं फ्रांस की या जर्मनी की या इंग्लैंड की, तो हमारे दिमाग में आता है कि लोगों के मन में ये भाव क्यों आया कि हमको कुछ लोगों की मदद करनी या दान देना है। अगर ये सोच हमारे मस्तिष्क में है तो उसके पीछे हमारे समाज की, हमारे देश की दार्शनिक विचारधारा भी है, और उस दार्शनिक विचारधारा से ही लोग जुड़कर उन वैल्यूज के आधार पर, मूल्यों के आधार पर सेवा करने के भाव विकसित करते हैं। तो जब ये सोच आया कि हमको गरीबों की सेवा करनी है, निर्धन लोगों को आर्थिक लाभ देना है, तो इससे एक विचार ये भी विकसित हुआ कि अगर हम निर्धन या गरीब लोगों को आर्थिक लाभ देंगे तो हो सकता है कि वे लोग काम करने के प्रति जो रुचि है उसको खत्म कर दें। इसलिए ऐसा काम नहीं करें और इसके बजाय हम एक ऐसे कोष की स्थापना करें, उस कोष में वो दान का पैसा डालें और उस दान से उन लोगों की जिनको वास्तविक आवश्यकता है, जैसे हम कई बार भारत में भी कहते हैं कि भिक्षावृत्ति पर रोक लगाएं, और हालांकि कानून से इसको रोक लगा दी भी गई है, क्योंकि वे लोग जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन काम करना नहीं चाहते, ऐसे लोग समाज में विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए लगता है कि ऐसे लोगों को अधिक से अधिक रोका जाए, लेकिन जो निराश्रित है, अर्थात जिनको शारीरिक रूप से विकलांगता प्राप्त है या वो किसी न किसी रूप में बीमारी से ग्रसित हैं या काम नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों की सेवा, यही हमारा सामाजिक कार्य है। समाज कार्य के उद्भव इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ और इसी उद्भव को 4 भागों में विभक्त करके समझा जा सकता है। अगर हम बात करें इसके उद्भव की, तो सबसे पहले इंग्लैंड में ये सेवा कार्य प्रारंभ हुआ, और वहीं से अगर हम बात करें तो पहला जो बिंदु था वो दान का था, दान का युग, इसलिए इसको कहते हैं दान का युग। इंग्लैंड में लोग धार्मिक संस्थाओं में परस्पर सहायता प्रदान करने की भावना प्रारंभ से ही रखते थे। ईसाई धर्म में निर्धन व्यक्तियों की सहायता करना यह माना जाता था कि वह ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। 14वीं शताब्दी तक निर्धन व्यक्तियों को दान देना पुण्य का काम समझा जाता था। इसलिए इंग्लैंड में प्रारंभ से ही धार्मिक संस्थाओं द्वारा समय समय पर चंदे की अपील की जाती थी। ईसाई धर्म को राजधर्म का स्तर प्राप्त होने के साथ साथ मठों में निर्धनों के लिए संस्थाएं स्थापित की गई, जो अनाथों, वृद्धों, रोगियों और अपंगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी तथा बेघर लोगों को शरण देने का महत्वपूर्ण कार्य करती थी। यानी दान के पीछे जो दार्शनिक सोच थी वह यह थी कि इन लोगों को चूंकि आवश्यकताएं हैं, चाहे वो बीमारी के कारण हो, चाहे वो विकलांगता के कारण हो, चाहे वो निर्धनता के कारण हो, इसलिए लोगों को इस तरह से प्रेरित किया जाए
कि वह दान देने को आगे आएं, और जब दान देने को आगे आएंगे तो उस दान से जो इकट्ठा होगा धन, वो उन लोगों की सहायता के लिए काम लिया जा सकता है। इसलिए अगर हम कहेंगे प्रारंभ जो हुआ है सामाजिक कार्य का, वो इस दान देने की प्रवृत्ति के कारण ही हुआ है। निर्धनों के लिए सहायता एवं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्तियों की सहायता का युग। चार्ल्स मांगे द्वारा बनाया गया कानून पास होने के बाद भिक्षावृत्ति को रोकने का प्रयास किया गया। ऐसे नागरिकों द्वारा दी जाने वाली भिक्षा पर जुर्माना लगाया गया जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्तियों की सहायता करते थे। जैसा अभी मैंने ये बताया कि हमारे भारत में भी भिक्षावृत्ति पर रोक है। उन भिखारियों को प्रोत्साहित नहीं करें जो शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हैं। सरकार अपने नागरिकों को भिखारियों द्वारा लूटने से बचाना चाहती है। चार्ल्स मांगे का कानून 800 राज्यों में लागू हुआ। 1531 में हेनरी अष्टम ने नए कानून की घोषणा कर दी। उन्होंने भिखारियों के लिए पंजीकरण आवश्यक कर दिया। 1563 में पार्लियामेंट को निर्धन सहायता कार्यों को चलाने के लिए नए कदम उठाने पड़े। नए कानून के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के मुखिया को अपनी आय में से साप्ताहिक चंदा देने के लिए बाध्य किया गया। 1601 में एलिजाबेथ का निर्धन कानून की स्थापना की गई, जो पहले 43 एलिजाबेथ के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार 1601 में इस निर्धन कानून ने इंग्लैंड में 300 वर्षों तक सहायता कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी लोगों को इस तरह से प्रेरित किया गया कि वो प्रति सप्ताह अपनी आय में से एक छोटा सा अंश उन लोगों के लिए दान करें जिनको आवश्यकता है, और एक ऐसे कोष की स्थापना की जाए कि उस कोष में जो पैसा आएगा सरकार उन लोगों के लिए जिनको आवश्यकता है उसको मदद करेगी। समन्वय तथा नियंत्रण का युग। 1832 में निर्धन कानून के प्रशासन एवं व्यवहारिक कार्यान्वयन की जांच करने के लिए शाही आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग के सचिव एडमिन चॉडविक थे। इस आयोग का मत था कि निर्धन सहायता से बच्चों तथा स्वस्थ व्यक्तियों में भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। अगर हम हर एक व्यक्ति को जो मांग रहा है उसको देने की अगर सोच रखते हैं तो कई ऐसे लोग होंगे जो काम करना ही नहीं चाहते, जो आलसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो निकम्मे हैं, जिनको लगता है कि बिना कुछ काम किए ही मिल जाएगा। ऐसे लोग समाज के विकास की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए इस प्रकार का एक आयोग गठित किया जाए जिसमें देखा जाए कि समाज के वे कौन लोग हैं जिनको वास्तविकता में आवश्यकता है सेवा की, वास्तविकता में आवश्यकता है किसी न किसी अपने पीड़ा को कम करने की। ऐसे कोष से इन लोगों की पीड़ा को कम करने का जो कार्य है वही सामाजिक कार्य का सबसे प्रारंभिक बिंदु रहा है। 1908 में वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम या वृद्धावस्था पेंशन कानून पारित हुआ, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन देने तथा निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई। 1909 में श्रम कार्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1925 में स्थानीय शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसने निर्धन कानून संघों तथा संरक्षक परिषदों को समाप्त कर निर्धन सहायता के प्रशासन का उत्तरदायित्व काउंटी काउंसिलों और शहरों में बार काउंसिल को दे दिया। 1934 में बेकारी अधिनियम पास किया गया, जिसमें सहायता का उत्तरदायित्व बेकारी सहायता बोर्ड को सौंपा गया। यानी कई प्रकार के ऐसे सामाजिक कार्य प्रारंभ हुए। जैसे वृद्धावस्था में चूंकि व्यक्ति शारीरिक रूप से इतना कमजोर होता है कि वह काम नहीं कर पाता है, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए उसे किसी न किसी रूप में सहायता की आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक सरकार, प्रत्येक राष्ट्र की सरकार ये सोचती है कि ऐसे वृद्धावस्था में रहने वाले लोगों को किसी न किसी रूप में एक आधार दिया जाए, और वह आधार पेंशन हो सकता है। इसलिए वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रारंभ हुई। कई समाजों में व्यक्ति काम करना चाहता है, मानसिक और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ भी है, लेकिन उचित रोजगार नहीं मिलता। ऐसे लोगों को हम बेरोजगार कहते हैं, और ऐसी अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी बेरोजगारी अवस्था में रहने वाले लोगों को भी किसी न किसी रूप में इस तरह का अंश दिया जाए कि वो अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। इसलिए ऐसा
कोष का गठन किया गया, ऐसे आयोग का गठन किया गया जिसमें कि बेरोजगारों को, वृद्धावस्था में रहने वाले लोगों को और निर्धन लोगों को सहायता दी जा सके। इसी तरह की एक रिपोर्ट आई, बेवरिज रिपोर्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जून 1941 में इंग्लैंड ने अपने समाज सहायता कार्यक्रमों में क्रांतिकारी सुधार प्रारंभ किए। लॉर्ड विलियम बेवरिज की अध्यक्षता में उनकी सामाजिक सेवाओं पर एक अंतर विभागीय आयोग गठित किया गया। इस सेवा का कार्य ब्रिटिश कार्य दक्षताओं को मापना या सर्वेक्षण करना और अपनी संस्तुतियां प्रदान करना। अंतर विभागीय मतलब अलग अलग विभागों को एक साथ जोड़ा गया, चाहे वो कल्याण का विभाग हो, चाहे वो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ आयोग हो, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ा हुआ आयोग हो। इस तरह के सारे आयोगों को जोड़कर इस तरह का कार्य प्रारंभ किया गया जिससे कि उचित समय पर उचित लोगों को सहायता मिल सके। इसके लिए यह एक आयोग का अलग गठन किया गया। इंग्लैंड में समाज कार्य शिक्षा का विकास, अब इसी को शिक्षा से जोड़ दिया, यानी जो समाज कार्य था जिसमें बेरोजगारी, गरीबी, विकलांग, आवश्यकता जिनको चाहिए ऐसे लोगों की सेवा के लिए एक शिक्षा अनुशासन विकसित किया गया और वही हमारा समाज कार्य शिक्षा एक पेशे के रूप में अस्तित्व में आया। इंग्लैंड में 1950 तक समाज कार्य शिक्षा का प्रारंभ कहीं नहीं हुआ था। प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, किंतु मानसिक स्वास्थ्य, चिकित्सकीय समाज कार्य, परिवीक्षा इत्यादि कुछ विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षण के अल्पकालीन कार्यक्रमों का संचालन होता था। समाज कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण व रोजगार से संबंधित कार्नेजी की पहली रिपोर्ट के अंतर्गत यह प्रस्ताव रखा गया कि किसी विश्वविद्यालय के अधीन स्वतंत्र रूप से चलने वाला समाज कार्य के एक विद्यालय को आरंभ किया जाए। इस रिपोर्ट के आधार पर एक परिषद का गठन हुआ, यानी कहते हैं यहीं से समाज कार्य विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ। इसके पहले जो कार्य था वो सिर्फ दार्शनिक सोच, मूल्यों के आधार पर सामाजिक सेवा से संबंधित कार्य था। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य थे जैसे डॉक्टर्स जब काउंसलिंग के द्वारा सेवाएं देते थे, हम कहते हैं ये भी समाज कार्य। मंदबुद्धि व्यक्तियों को कुछ सेवाएं देकर जो कार्य किया जाता था वह भी एक प्रकार का सामाजिक कार्य था। यह माना गया कि हम ऐसे विश्वविद्यालय में या विद्यालय में एक ऐसा विभाग अलग से स्थापित करें जो मूल रूप से प्रशिक्षण आधारित पेशा हो, और प्रशिक्षण आधारित पेशा समाज कार्य के रूप में प्रारंभ हुआ सर्वप्रथम इंग्लैंड में। 1950 में इस परिषद ने एक और उप समिति बनाई व उसे वैयक्तिक समाज कार्य संबंधी परा प्रमाण पत्र के लिए पाठ्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी दी जो 1 वर्षीय था। समिति ने मानव व्यवहार संबंधी ज्ञान को दृष्टिगत रखते हुए एक सामान्य पाठ्यक्रम बनाया। 1951 में टॉविस्टॉक क्लिनिक ने मानसिक स्वास्थ्य समाज कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए 1 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाने का निर्णय लिया। यानी इस प्रकार से एक विधिवत अनुशासन प्रारंभ हुआ, विधिवत एक विषय के रूप में समाज कार्य प्रारंभ हुआ जो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के रूप में ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करेगा जो समाज में जाकर प्राप्त ज्ञान के आधार पर व्यावहारिक उपयोग उसका लेगा और समाज के लोगों की समस्याओं का निदान करेगा। जब इंग्लैंड में यह कार्य प्रारंभ हुआ तो इंग्लैंड से यह बात अमेरिका तक पहुंची, और यह कहते हैं कि इंग्लैंड के कई लोग जब अमेरिका गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि इस तरह की स्थिति है जहां पर लोगों को कुछ लाभ की आवश्यकता है, वे लाभार्थी होना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि हमको कुछ मदद मिले जिससे हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकें। तो वह सोच, वह वैचारिकी, वह दार्शनिक मूल्यों आधारित ज्ञान अमेरिका में पहुंचा। और हम कहते हैं अमेरिका में समाज कार्य का अगर इतिहास पर दृष्टिपात करें तो इंग्लैंड से आकर अमेरिका में निवास करने वाले लोग अपनी प्रथाओं, परंपराओं एवं कानून को साथ लाए। उन्होंने ब्रिटिश शासन से शिक्षा लेकर भिक्षावृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया और ना ही उन्होंने इसके लिए प्रेरित किया। इंग्लैंड की स्थिति को देखकर भी डर गए थे, उनको लगा था कि इंग्लैंड में हमने इस तरह से भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित किया था, भिखारियों को काम करने के प्रति जो रुचि थी उसको कम किया, तो ऐसी सोच अमेरिका में न हो, इसलिए प्रारंभ से ये कहा भिक्षावृत्ति को रोका जाए। स्थानीय व गैर सरकार और सरकारी काल
20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ऊपर निवेशक जो मुख्यतः इंग्लैंड के निवासी थे यहाँ आकर बसे और अपने साथ अपनी मातृभूमि की संस्थाएं, कानून और रीति रिवाज लेकर आए। ब्रिटिश व यूरोपियन सांस्कृतिक भिन्नताओं ने अमेरिका में समाज कल्याण की समस्याओं को प्रभावित किया। यानी वह सारी विचारधारा जो यूरोप और इंग्लैंड में थी, वह ज्ञान जो इंग्लैंड और यूरोप में था, वो धीरे धीरे अब अमेरिका में पहुंच गया। और अमेरिका में वे लोग जो किसी न किसी रूप में लाभ प्राप्त करना चाहते थे या जिनको कुछ समस्याएं थी, उस समस्याओं से जूझ रहे थे, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास अमेरिका में भी प्रारंभ हुआ। उपनिवेशकों की वही पारंपरिक धारणाएं थी जिनके होने से निर्धनों, भिखारियों तथा आवारा व्यक्तियों को अपराधी समझा जाता था और घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। परंतु प्रत्येक समाज की भांति अमेरिका में भी विधवा महिलाएं, अनाथ बालक, बीमार, वृद्ध व्यक्ति, अशक्त व्यक्ति थे जिन्हें सहायता की आवश्यकता थी। अमेरिका निवासी इंग्लैंड की भांति निर्धन करों का परिहार करना चाहते थे। एलिजाबेथ पुअर लॉ की भांति अमेरिका के समाज में भी ओवरसियर एवं निर्धनों के सुपरवाइजर नगरों एवं गांव में नियुक्त किए गए। इसके पीछे भाव ये था कि हम उन व्यक्तियों पर जिनकी अपनी समुचित आय है उन पर एक कर लगाएं, एक टैक्स लगाएं। वो टैक्स उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जिनको आवश्यकता है, चाहे वो वृद्ध हों, चाहे निःशक्त हों, चाहे वे महिलाएं जो विधवा हो गई हैं, वे बालक जो अनाथ हैं, उन बच्चों की मदद के लिए उस टैक्स से जो प्राप्त आमदनी होगी उससे उसका काम चल पाएगा। इसका कार्य निर्धन सहायता मांगने वाले के साधनों का पता लगाना, निर्धन कर वसूल करना और निर्धन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना था। 16वीं शताब्दी में न्यूयॉर्क में भिक्षुक गृह खोला गया। अमेरिकी सरकार ने 1699 कानून बनाया जिसके अधीन आवारा, भिखारियों एवं वृद्ध लोगों से काम लेने का प्रावधान किया गया। यह समितियां इस निर्णय पर पहुंची कि बाह्य कक्ष सहायता अधिक खर्चीली, धन नष्ट करने वाली और निर्धनों की नैतिकता को नष्ट करती है। इसलिए इस तरह के लोगों को जो कि काम नहीं करना चाहते हैं और लाभ लेना चाहते हैं, उनको रोका जाए। फिर सरकारी सहायता काल आया अमेरिका में। 19वीं शताब्दी के अंत तक सरकारी एवं गैर सरकारी तत्वावधान में दी जाने वाली सामाजिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर दी जाती थी। बहुत कम सीमा तक कुछ समूहों के लिए राज्य स्तर की सेवाएं उपलब्ध थी। अनेक प्रकार की सरकारी सहायता समितियां थी जो राष्ट्रीयता पर आधारित थी। बोस्टन नगर में पहली सहायता समिति स्थापित की गई। विभिन्न देशों से आए व्यक्तियों जैसे डच, जर्मनी और फ्रांस ने सहायता कार्यक्रम चलाए। न्यूयॉर्क में निर्धन व भिखारियों के लिए कुछ व्ययों का भुगतान सरकार द्वारा किया गया। अमेरिका में भी चूंकि आज 50 राज्य हैं, उन 50 राज्यों में भी यह सोच विकसित हुई कि हमारे यहाँ पर राज्य में रहने वाले वे लोग जो किसी न किसी रूप में समस्या से ग्रसित हैं या जो निर्धन हैं या विकलांग है या वृद्ध हैं, उनको सहायता दी जाए और यह सहायता देने का कार्य सरकारी स्तर पर किया जाए। सरकार उसके लिए कुछ अंशदान करे, उस अंशदान से उन लोगों की समस्याओं का निदान हो सके, समस्याओं को दूर किया जा सके। तो सरकारी हस्तक्षेप हुआ समाज कार्य के रूप में। और हम कहते हैं इंग्लैंड का जो कार्य था उसका आधार इंग्लैंड में से अमेरिका में पहुंचा और अमेरिका में वो कार्य प्रारंभ हुआ। अमेरिका में प्रथम बार भिक्षुक गृह 1657 में न्यूयॉर्क में खोला गया। न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉपेरिज्म की स्थापना 1817 में की गई। इसका काम पुनर्वास के कार्यों में सहायता प्रदान करना, जिसको कहते हैं रिहेबिलिटेशन। वे लोग जो किसी न किसी रूप में सहायता चाहते हैं, उनका पुनर्वास होना चाहिए, चाहे वो निर्धन है, चाहे वो विकलांग है। इसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर को स्थापित किया जाए। 1832 में न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड्स, वे जो प्रज्ञा चक्षु हैं, ऐसे लोगों के लिए अलग संस्था बनाई जाए, वहाँ पर उनको सेवाएं दी जाए, की स्थापना की गई। 1840 में अंधों के भरण पोषण के लिए कानून बनाया गया। इसे इंडियाना में सर्वप्रथम लागू किया। अमेरिका का एक स्टेट है इंडियाना, उस इंडियाना स्टेट में ये सबसे पहले लागू किया कि हमको ब्लाइंड
जो प्रज्ञाचक्षु हैं उनको भी सेवाएं देनी हैं। 1800 इसी तरह का ये कानून फिर धीरे धीरे अमेरिका के अन्य राज्यों में भी प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार के कुछ अन्य कानून अन्य राज्यों में भी लागू किए गए। 1843 में निर्धनों की दशा में सुधार लाने के उद्देश्य से एसोसिएशन फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द पुअर, यानी गरीब लोगों, निर्धन लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। न्यूयॉर्क में ही COS, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना की गई, यानी चैरिटी का काम वो काम करेंगे। अन्य सभी नगरों में बाद में ये सोसाइटी स्थापित की गई कि समाज में उन लोगों की सेवाओं के लिए एक चैरिटी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि उस चैरिटी प्रोग्राम के तहत इनको सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। बाल एवं युवा कल्याण सेवाओं का कार्य, फिर उसके पश्चात बाल और युवा कल्याण भी प्रारंभ हुआ। 1909 में अमेरिका के प्रधान रूजवेल्ट ने देश भर की बाल कल्याण संस्थाओं के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन वॉशिंगटन में बुलाया। इस सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑन द केयर ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन में एक संकल्प धारण किया कि बच्चों को निर्धनता के कारण परिवारों से अलग न किया जाए और यदि किसी सामान्य बालक को अपने परिवार से अलग करना आवश्यक हो तो उसे संस्था में रखने के स्थान पर किसी पालन गृह फोस्टर होम में रखा जाए। कई बार पेरेंट्स ये कहते थे कि हमारे बच्चों का हम भरण पोषण नहीं कर सकते, इसलिए परिवार से अलग कर दें। ऐसे बच्चों के लिए फोस्टर होम डेवलप किए गए जो एक सेवा कार्य का मूल आधार था। अमेरिकन यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना बोस्टन में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य अमेरिकी युवकों की सामाजिक व आर्थिक मदद करना, यानी एक ऐसा भी कार्यक्रम प्रारंभ किया कि बच्चों के साथ साथ युवाओं की भी समस्याएं हैं। कई बार युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, तो उनके कल्याण की भी सोच विकसित हुई कि हम युवाओं के कल्याण की बात भी करें, और ऐसा कार्य अमेरिका में भी प्रारंभ हुआ। नेशनल यूथ एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा कार्यक्रम 1935 में चलाया गया। 1939 में यह कार्य फेडरल सिक्योरिटी एजेंसी को सौंप दिया। 1943 में यह कार्यक्रम भी समाप्त कर दिया गया। अमेरिका में 1929 से आर्थिक मंदी आ जाने से वहां की समाज कल्याण प्रणालियों में पूर्ण रूपेण परिवर्तन आ गया। फेरा एक एक्ट बना ने सबसे पहले यह नए नियम लागू किए कि सभी केंद्रीय अनुदान केवल सरकारी संस्थाओं द्वारा ही दिए जाएंगे। यह नियम अभी तक चली आ रही पद्धति से अलग थे। सभी राज्य सरकारों की योजनाओं की सावधानी से समीक्षा की जाती थी और फेरा प्रशिक्षण प्राप्त एवं योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति पर बल दिया जाता था, जिससे पूरे कार्यक्रम पर कुशलतापूर्वक नियंत्रण रखा जा सके। इन्हें समाज कल्याण, समाज के लोगों का अधिकाधिक कल्याण हो, उसमें किसी भी तबके का व्यक्ति हो, उसकी सेवा प्राथमिकता होगी। इसके लिए सरकार ने अलग से प्रावधान किया कि हमें ऐसे लोगों को भी सेवाएं देनी हैं जिनको आवश्यकता है, और इसके लिए ऐसे लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। हम कहते हैं वही समाज कार्य की जो शिक्षा है हमारे आज भारत में दी जाती है विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में, कि सोशल वर्क जिसको हम कहते हैं, उसमें लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उस प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात वो समाज में जाते हैं और समाज में लोगों के कल्याण के लिए, समाज में लोगों के विकास के लिए, समाज में लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वो अपनी ज्ञान का उपयोग करते हैं। तो अमेरिका में भी इस तरह से प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ कि कुछ लोगों को ट्रेंड किया जाए, उनमें इस तरह की स्किल डेवलप की जाए, कौशल डेवलप किया जाए, जिससे वो अपनी स्किल के द्वारा लोगों को सेवाएं सुचारू रूप से प्रदान कर सकें। इसके साथ अधीक्षण, समन्वय एवं प्रशिक्षण काल, इन समितियों ने भिक्षागृह और कार्यगृह स्थापित किए और सहायता प्रार्थी को इन संस्थाओं में जगह दी गई। सभी प्रकार के दान निरीक्षण के लिए स्टेट बोर्ड ऑफ चैरिटी की स्थापना की गई। 1925 में यह नियंत्रण संबंधी उत्तरदायित्व डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर को सौंप दिए। इस विभाग का नाम बदलकर कालांतर में राज्य कल्याण विभाग, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर रखा गया। यानी फिर अमेरिका में एक नया कल्याण कार्य के लिए विभाग स्थापित किया, जैसे हमारे भारत में भी है। वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए पूरा का पूरा प्रोग्राम भारत सरकार ने संचालित कर रखा है, और इसके लिए
उन लोगों को सहायता देने की प्राथमिकता है जिनके कल्याण के मार्ग में कुछ न कुछ रुकावट है। तो अमेरिका में भी कल्याण के लिए अलग से डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर जैसा विभाग प्रारंभ हुआ, जिसमें सामाजिक सुरक्षा अधिनियम था। 1934 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने आर्थिक सुरक्षा पर एक समिति का गठन किया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 1935 में पारित किया कि इस अधिनियम के 3 मुख्य कार्यक्रम थे: सामाजिक बीमा कार्यक्रम, सुनिश्चित जन सहायता कार्यक्रम और स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाओं का कार्यक्रम। सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस, सोशल बीमा जिसको हम कहते हैं, वो कल्याण और स्वास्थ्य, ये सब को साथ जोड़ दिया गया। निर्धनता उन्मूलनकार, उसके पश्चात गरीबी दूर करना, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। 1961 के बाद प्रारंभ होने वाले इस काल की प्रमुख विशेषता निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम है। अमेरिका के समाज वैज्ञानिकों द्वारा इस बात को उजागर किए जाने की कारण अमेरिकी समाज में भी निर्धनता है। हम कई बार कहते हैं अमेरिका बहुत विकसित राष्ट्र है, लेकिन वहाँ पर भी प्रारंभ में भी निर्धनता थी और आज भी निर्धनता है। इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ और 1960 के पश्चात संघीय सरकार निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को चलाने के क्षेत्र में आगे आई। निर्धनता को दूर करने की दृष्टि से समय समय पर कानून बनाए गए। पॉवर्टी एलिवेशन एक्ट 1961 में, क्षेत्र विकास अधिनियम, एरिया डेवलप करना है हमको। 1962 में जनशक्ति विकास एवं प्रशिक्षण अधिनियम। 1964 में आर्थिक अवसर अधिनियम पारित किए गए। आर्थिक अवसर अधिनियम निर्धनता उन्मूलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण। इन्हें सबको आर्थिक दृष्टि से समान स्तर प्राप्त हो, सबकी न्यूनतम 3 आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति हो, इसके लिए इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जाए। और इसके अधीन युवा कार्यक्रम, नगरीय एवं ग्रामीण सामुदायिक क्रिया कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन के विशिष्ट कार्यक्रम, सेवा योजन एवं निवेशों के लिए प्रलोभन कार्यक्रम तथा कार्य अनुभव संबंधी कार्यक्रम, यानी बहुत सारे कार्यक्रम अमेरिका में प्रारंभ किए। और उनका जो मूल भाव था वो यही कि उन लोगों की समस्याओं को दूर करना है। तो जब हम समाज कार्य के उद्भव की बात करते हैं, इंग्लैंड के पश्चात अमेरिका में भी इसका उद्भव हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में ये समाज सेवा एक प्रशिक्षण पर आधारित पेशा बन गया। जब हम इस पेशे के उद्भव की और इसके विभिन्न कार्यों की बात करते हैं तो हम सारांशतः यह कह सकते हैं, एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्य का विकास चर्च के दान एवं लोक कल्याण के रूप में राज्य की भूमिका से हुआ। इंग्लैंड से उत्पन्न दान संगठन आंदोलन ने समाज कार्य व्यवसाय के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। वही अमेरिका में समाज कार्य व्यवसाय के विकास में दान संगठन आंदोलन एवं सेटलमेंट हाउस आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके पश्चात विश्व के अन्य भूभाग में भी समाज कार्य के प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए, जिनमें डिप्लोमा से लेकर परास्नातक तक की उपाधियां दी जाने लगी। इस प्रकार से समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में तेजी से विकसित हुआ। वर्तमान में समाज कार्य व्यवसाय एवं समाज कार्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण के समक्ष ये चुनौतियां हैं कि वे किस प्रकार समाज कार्य के मूल्यों एवं सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए लोक कल्याण के लिए कार्य करें तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति एवं मानव अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करें। यानी आज धीरे धीरे पूरे विश्व में इस प्रकार का एक पाठ्यक्रम विकसित हो गया है जिसका मूल सिद्धांत सेवा है। और इसी सेवा कार्यक्रम को इंग्लैंड और अमेरिका के पश्चात अन्य देशों में एक विधिवत पेशे के रूप में, एक प्रोफेशन के रूप में इसे लिया जाता है। तो इसका एक उद्भव, एक क्रमबद्ध उद्भव है और आज विश्व में अनेक विश्वविद्यालयों में, अनेक संस्थाओं में इस प्रकार का पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है जो प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता को विकसित कर रहे हैं।